नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के लिए जो चर्चा का विषय है वो ये है, अधिवक्ताओं ने गरीबों, वंचितों और समाज के जो दबाए और जिनको एक तरह से जो है डिप्राइव कर दिया गया है, उनके उत्थान के लिए, उनको सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए और उनको कानूनी सलाह देने के लिए जो है एक नया निर्धारित किया है। कुछ अधिवक्ता हमारे समाज के हैं जो स्वेच्छा से आए हैं गरीबों, मजलूमों और वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। हमारे कुछ विद्वान अधिवक्तागण जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं और इस विषय पर जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है परम सम्मानित, परम आदरणीय प्रकाश कुमार जी, जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में सीनियर अधिवक्ता हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय विजय कुमार जी, जो 30 हजारी कोर्ट नई दिल्ली में अधिवक्ता हैं जो। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय एडवोकेट अजय कश्यप जी, जो जिला कानपुर में जो है अधिवक्ता हैं। आज की टीम सब अधिवक्ताओं की है और इन अधिवक्ताओं ने जो है ये संकल्प लिया है कि हम गरीबों के, अधिकार वंचितों के, समाज के दबे कुचले लोगों के, उनको एक मुनासिब स्थिति को देखते हुए एक उनको कानूनी सलाह देते हुए उनकी समस्या को समाधान कैसे करेंगे। और सबसे बड़े बात यह है कि मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय प्रकाश जी को, जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है। उन्होंने जो है एक फोरम जो तैयार किया है कि जो है उन लोगों को जो है जिनकी पहुंच नहीं है, जो अपनी FIR लिखवाने तक के लेकर के और छोटे मोटे कामों तक के लिए जो है भटकते हैं, उनको आप मदद देने का काम करने का आपने बीड़ा उठाया है। और मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले ले चलता हूँ आदरणीय प्रकाश जी के पास। प्रकाश जी सर, मुझे ये बताइए कि जो ना आप लोगों ने जो निर्णय लिया है, ये इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह से आप लोग समाज के दबे कुचले लोगों की मदद करेंगे? आदरणीय वकील साहब। जी, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा मंच बनाया है और एक ऐसा मंच जहां पर उन विषयों को लिया जाता है जो आज का मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भी नहीं लेता है, जहां देश के उन विषयों को, उन समस्याओं को जो आज 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 देश की जो टोटल आबादी है उसका 90% आबादी की जो समस्याएं हैं, शिक्षा है, आधारभूत चीज है, जाति आधारित उत्पीड़न है, तमाम चीजें हैं, उन चीजों पे मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाता है, फलाने सदी के महाकलाकार हैं, कलाकार हैं, उनको कोरोना हो गया या पॉजिटिव हो गया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया, उन्होंने नाश्ता कर लिया, उनको सुबह लैट्रिन हो गया, लैट्रिन का कलर ये था, स्मेल ये था, स्वाद ये था, ये सब बताया जाता है। ये है हमारे यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया का स्टैंडर्ड। तो डॉक्टर साहब, मेरे सबसे पहले तो मैं अपनी बातचीत की शुरुआत इस चीज से करूंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने एक ऐसा मंच बनाया है जहां पर इस देश का जो शोषित तबका है, वंचित तबका है, सदियों से दबाया हुआ तबका है, वो आकर के अपनी बात, अपने विषयों पे बातचीत रख सकता है। दूसरा, मैं सभी अपने पैनल के सभी विद्वान साथियों का, विद्वान वकील साथियों का और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। इसलिए डॉक्टर साहब, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो और ईश्वर करे कि बहुत धन्यवाद आपको वकील साहब। ईश्वर करे कि आपको, आपकी जो आयु हो वो सैकड़ों साल की हो और आपका हर दिन जो है वो बहुत खुशनुमा और बहुत खुश तरीके से बीते और आप इसी तरह वंचितों के लिए आप लड़ाई लड़े, उनको मंच प्रोवाइड करें। मैं अपने विषय पे आता हूं डॉक्टर साहब। आपने पूछा कि ये जो मंच है इसकी आवश्यकता क्या थी, उद्देश्य क्या है। डॉक्टर साहब, हम तीनों लोग जो आज इस पैनल पे बैठे हैं वकील हैं। वकीलों के आगे जब कोर्ट में बातचीत की जाती है तो ऑर्डर शीट में हम लोगों को विद्वान कहा जाता है, इंग्लिश में लर्नेड कहा जाता है, जजेस को ऑनरेबल कहा जाता है, माननीय, हम लोगों को विद्वान कहा जाता है। वकीलों के बारे में एक बेसिक चीज ये है कि आप किसी चीज के मास्टर होइए ना होइए, लेकिन आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना है। वकील के पास में सिविल का भी नॉलेज होना है, क्रिमिनल का भी होना है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी होना है, प्रॉपर्टी लॉ का भी होना है, दूसरे चीजों का भी होना है। कोई आदमी अपने घर से गायब है और उसकी जो बीवी है अगर हमारे पास में आती है तो और अपनी शिकायत करती है कि वकील साहब हमारे हस्बैंड एक हफ्ता से घर से गायब है,
तो वो इतना बोल के चुप हो जाएगी। अब ये उस वकील के कॉमन सेंस, उसके लीगल इक्विपमेंसी पे निर्भर करता है कि आप उस चीज पे लेकर के, उस समस्या को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन डालते हैं या सीधा हाई कोर्ट में रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस डालते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, ये क्लाइंट आपको नहीं बताएगा। मैं विषय पे आता हूँ कि इसका जरूरत क्या था, इसका आवश्यकता क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। डॉक्टर साहब, हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग बेसिकली गवर्न होते हैं एडवोकेट एक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के तहत, और फिर संविधान को तो फॉलो करना ही है हम सभी को। हमारे देश का जो संविधान है, उसका जो मूल अवधारणा है, वो संविधान का जो पूरा बनावट है, वो इस देश के सभी 130 करोड़ नागरिक से यह अपेक्षा करता है कि आपको कानून का ज्ञान होना है। इस फ्रेज का मतलब ये है, इस मुहावरा का मतलब ये है, इस अपेक्षा का मतलब ये है कि इस देश का कोई भी नागरिक के हाथों अगर कोई गलत काम हो जाए और वो ये कहे कि मैं तो अनपढ़ हूँ या मैं तो जाहिल हूँ, मेरे पास में शिक्षा की कोई जो है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास में कानून का ज्ञान नहीं है, इसलिए अनजाने में हो गया, तो ये एक्सक्यूज कोर्ट में नहीं चलेगा। कोर्ट यही कहेगा कि आप इस देश में रहते हैं तो आपको कानून का ज्ञान होना है। आप मैट्रिक पास हैं कि फेल है, आप इंग्लिश हिंदी समझते हैं नहीं समझते हैं, आप लेबर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, या आप सर्वहारा वर्ग से हैं, या आप जमींदार हैं, या आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर, कुछ भी रहिए, आपको इस देश का कानून जानना है, ये कानून अपेक्षा करता है। तो डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में ये चीज बहुत दिनों से था कि जब इस देश का कानून कहता है कि देश के सभी नागरिकों को कानून की जानकारी होनी है, तो कोई ऐसा मुहिम भी तो चलना चाहिए सरकार के द्वारा और दूसरे विंग्स के द्वारा। अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग एनजीओ है, समय समय पे काम करते रहती है जागरूकता का। उसी क्रम में जब हम कुछ भाइयों ने बैठकर विचार किया, तो फिर चूंकि समाज सेवा से आप जानते हैं मैं बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग जब देखते हैं जी, इसमें तो हम लोग नहीं सर, आप लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं जी सर। तो हम लोग जब देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि इस देश का जो गरीब आदमी है, जो वंचित है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सिर्फ पैसे के अभाव में और कुछ हद तक जागरूकता के अभाव में 99% परिस्थितियों में एक व्यक्ति पैसे के अभाव में बढ़िया वकील से बढ़िया राय नहीं ले पाता है और जाने अनजाने मुकदमेबाजी में फंस जाता है। 1% स्थिति ऐसी होती है जहां पर आपके पास पैसा है, संपन्नता है, लेकिन सही वकील के पास हम नहीं गए, सही जानकार के पास नहीं गए, तो हमको गलत जानकारी मिलती है और हम मुकदमे में फंस जाते हैं। तो हम लोगों ने न्याय नाम से एक मंच बनाया है, न्याय के नाम से बनाया है, और यहाँ पर देश के हम लोगों का ये सोच है डॉक्टर साहब कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के देश के तहसील तालुके कोर्ट तक, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कोर्ट से लेकर के फ्रॉम द वेरी लास्ट कोर्ट, हम लोग कम से कम 100 वकील हम लोग सारे कोर्ट से जोड़े, और उन 100 वकीलों से एक ही विनती है कि जहां महीना में 100 केस आप पैसे कमाने के लिए लेते हैं, जहां महीना में 100 केस लेकर के आप अपना घर बनाते हैं, परिवार को देखते सुनते हैं, गाड़ी घोड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो 1 या 2 मुकदमा जो भी आपका आत्मा आपको अलाउ कहता है, हमारा मंच आपको कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा कि आप किस मात्रा में समाज सेवा करेंगे, आप किस मात्रा में करेंगे, ये आपके और आपके आत्मा का के बीच का चीज है। जैसा मैंने अपनी बातचीत के शुरू में बताया था कि 2 कानून है जिससे हम लोग गवर्न होते हैं, वकील समुदाय गवर्न होता है, एडवोकेट एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। ये दोनों कानून और संविधान भी आपसे ये अपेक्षा करता है, आपसे मतलब वकीलों से अपेक्षा करता है कि एक बार कोई भी व्यक्ति अगर हमारे चेंबर में आ जाता है और उसके पास पैसे देने की स्थिति है नहीं है, उसके पास जानकारी देने की स्थिति है नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप एक वकील हैं तो ये आपका कानूनी, ये आपका संवैधानिक, ये आपका धार्मिक, ये आपका नैतिक और ये आपका एक मानव होने के नाते कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है। आप बाउंड है सामने वाले को कानूनी सहायता देने के लिए, चाहे वो सलाह के माध्यम से हो, चाहे वो मुकदमा लड़ने के माध्यम से हो। यहाँ पर मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा इंग्लैंड का। अभी हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, ये हमारे देश की पुरातन व्यवस्था से अलग है। पहले हमारे यहाँ पंच परमेश्वर होते थे, और जब हमारे यहाँ अंग्रेज 200 साल शासन किए, उन्होंने अपने देश इंग्लैंड से ये जुडिशियल सिस्टम लाया है। तो वहां पर जो वकील होते थे वो उस समुदाय के बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, जिनको वहां लॉर्ड्स कहा जाता है। लॉर्ड्स मतलब यहाँ का जमींदार वर्ग।
या उससे भी बड़ा, जिसको कमाने खाने की दिक्कत नहीं है। तो वहां का समाज का आप डेमोक्रेसी का वैल्यू देखिएगा डॉक्टर साहब, कि आज से लगभग लगभग 200-250 साल पहले वहां के लोगों ने जब 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 लोगों को समस्याएं होती थी किसी भी आपस में, चाहे वो क्रिमिनल नेचर का समस्या हो, सिविल हो, लैंड हो, डिस्प्यूट हो, कोई भी मैरिटल समस्या हो, कोई भी दूसरा तीसरा समस्या वहां पर हो, तो वो उन लॉर्ड्स के पास जाते थे और अपने बातों को रखते थे। और वो जो समाज के लॉर्ड्स होते थे, जिनको कमाने खाने की दिक्कत नहीं थी, जिनके लिए कानून की बात करना, फैसले करना और इस तरह की पंचायती सिस्टम करना आय का जरिया नहीं था, तो वो उन झगड़ों को निपटाते थे और उनकी बातों को वहां का समाज मानता था। अब होता क्या था कि जब वो परिपाटी वहां बहुत लंबा चला, तो एक विचार आया कि भाई ये लोग जो पूरा दिन समाज की समस्याओं को निपटा रहे हैं, तो एक धन्यवाद ज्ञापन के रूप में, एक थैंक्स गिवन के रूप में, या एक एक्नॉलेजमेंट के रूप में थोड़ा सा हम लोगों को कुछ देना भी चाहिए। तो वो जो हम लोग जो गाउन पहनते हैं, ये गाउन और कोट और बैंड भी वहीं से आया हुआ है। तो उस गाउन के पीछे में एक छोटा सा नुमा आकृति एक थैला बना होता था, उस थैले के ऊपर कवर खुला हुआ होता था। तो थैंक्स के रूप में आप कुछ भी उसमें, कुछ भी पाउंड या स्टेरलिंग जो भी आप डालना चाहें वो उस पर डाल सकते थे, या तो खुला सिक्का या तो जो उनका नोट है पाउंड के रूप में। ये वहां का सिस्टम था। पीछे इसलिए डालते थे कि आपके लिए बहस करने वाले वकील को, आपके लिए पंचायती बैठाने वाले लोगों को, आपके लिए सरकार के पास जाकर आपके पक्षों को रखने वाले लोगों को, जिनको वहां लॉर्ड्स कहा जाता था लीगल सिस्टम में, उनको ये नहीं मालूम चले कि मुझे मेरी समाज सेवा के बदले में क्या पारिश्रमिक मिला है। वो इसलिए था। इसीलिए प्रतीक के रूप में आज भी आप देखिएगा कि वकीलों के पीछे गाउन में एक वो लटका रहता है, वो एक प्रतीक के रूप में है। आज तो इंग्लैंड में उस समय फीस पीछे मिलता था, आज हम लोग सामने मुंह से मांग के लेते हैं कि इतना दोगे तो तुम्हारा फांसी रुकवा देंगे, नहीं तो तुम फांसी चढ़ जाओ। ये आज के वकीलों का, ये आज के अधिकांश वकीलों का, सबका तो नहीं कह सकते, अधिकांश वकीलों का यही हिसाब किताब है। और प्रोफेशन में जितने भी लोग हैं आज के डेट में इस देश में, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, प्राइवेट आर्किटेक्ट हो, प्राइवेट टीचर हो, प्राइवेट इंजीनियर हो, प्राइवेट वकील हो, तो सबसे ज्यादा जो गिरावट है इसी प्रोफेशन में आया है। सबसे ज्यादा जो सम्मान का ह्रास हुआ है इसी प्रोफेशन में हुआ है। और इसका बहुत सारा कारण है। पहला और आखिरी कारण है कि इस प्रोफेशन को सेवा के बजाय आज कमाने का जरिया बना दिया गया है। आज अपना लोग घर बार इससे चला रहे हैं, बीवी भी बाल बच्चों को पाल रहे हैं और तमाम तरह के दूसरे इससे जिम्मेवारी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हम लोगों ने ये न्याय नाम का जो है ये शुरू किया है। आपने बताया संतवनक, आपने न्याय नाम का एक मंच बनाया है, और ये न्याय नाम का मंच जो है सभी जो है जिलों को, तहसीलों को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जहां पर वकील लोग अपना काम करते हैं उन सबको जोड़ने का काम करेगा। और साथ ही साथ जो मजलूम है, वंचित है, जाति, धर्म और रुपए पैसे के आधार पर जो अपनी बातें रख नहीं सकते, कानून के साथ साथ जो है अपना कानूनी सलाह नहीं ले सकते, तो ये मंच जो है उनके लिए सहायता करने का काम करेगा। इस विषय पर फिर आगे बात करने के लिए डॉक्टर साहब सिर्फ कानूनी सलाह नहीं, हाँ सिर्फ कानूनी सलाह नहीं, हम लोग फ्री में कानूनी सलाह भी देंगे। और कोई जरूरतमंद व्यक्ति सामने से आता है तो उसका हम लोग या तो बिल्कुल मुफ्त या तो नाम मात्र की फीस पर हम लोग उसका मुकदमा भी बहस करेंगे। जी जी जी, बात बिल्कुल सही है। मैं अब चलता हूँ। आदरणीय एडवोकेट विजय कुमार जी हैं जो 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपकी टीम के साथ है। आप इस मंच में किस हैसियत से काम करेंगे, वकील साहब थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए हमको। जी जी जी। पहले सभी मैं सम्मानित साथियों और अधिवक्ताओं और साथीगणों को सादर नमस्कार करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं परमादरणीय प्रोफेसर साहब को जो गाजीपुर से हैं, पीजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और अपना ये IBCA टीवी नामक चैनल जो है चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उनका आभारी हूँ कि जिन्होंने स्वयं अपनी कड़ी लगन और मेहनत से समाज की आवाज बुलंद करने के लिए हम जैसे लोगों के लिए एक ऐसा मंच, एक पटल तैयार किया है जिसमें सभी लोग अपनी बात समाज के सामने बेहतर ढंग से रखने में सक्षम होंगे। और समाज के प्रति इस निष्ठा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी इस निष्ठा को सादर प्रणाम करता हूँ। आप समाज में ऐसे समाज को आप ऐसा अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं
अपना ऐसा टाइम दे रहे हैं और दूसरे लोगों को समाज के दूसरे लोगों को भी निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा करने के लिए दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद मैं परमादरणीय मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश कुंवर जी का बहुत बहुत अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया है, ऐसा अपने इस मुहिम से जोड़ के हमें एक ऐसा मंच दे रहे हैं जो हम जैसे जूनियर अधिवक्ताओं को का संरक्षण भी कर रहे हैं और एक तरह से हम लोगों को एक सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हम दूसरे मजलूम लोगों को, वंचित लोगों को, अपने समाज के बहुजन लोगों को कुछ सहायता प्रदान कर सके। जी जी जी। इस न्याय मिशन का हिस्सा भी हमें बनाया है कि हम इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हमें ये अपनी इस मुहिम में हिस्सा बना रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान में आज के विषय की परिचर्चा पे केंद्रित करना चाहूंगा। वैसे तो कुछ वर्षों से मेरे दिल में समाज के प्रति ऐसे कुछ भाव उत्पन्न हो रहे थे कि मैं समाज के कुछ मजलूम गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी कुछ मदद करनी चाहिए, जो अति पिछड़े हैं, जो अपना गरीबी के कारण असक्षम है अपनी बात न्यायालय के सामने रखने में और नहीं अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, ऐसे लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए। तो ये इच्छा काफी दिनों से दिल में उभर रही थी और इसका श्रेय मेरे बड़े भाई श्री रामकुमार कश्यप एडवोकेट, जो जिला मुजफ्फरनगर कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है वहाँ पे। क्योंकि मैं उनके साथ भी जब मैं अपना लॉ का पढ़ाई कर रहा था तो उनके साथ ही मुजफ्फरनगर में रहा हूँ, उनके साथ ही लॉ की डिग्री करते करते मैंने उनके साथ वहाँ प्रैक्टिस किया है 3 साल। तो जैसे कि वो गरीबों को मैं देखता आ रहा हूँ, वो भी काफी इस विषय में काफी एग्रेसिव है कि वो गरीब मुजरिमों की बहुत ही सहायता करते हैं। बहुत उनको मैं देख रहा हूँ जब से मैं उनके साथ प्रैक्टिस किया हूँ। 2011 से मैं वहाँ मुजफ्फरनगर में उनके साथ था, अपनी लॉ की डिग्री कर रहा था और साथ साथ उनके साथ प्रैक्टिस भी कर रहा था वहाँ पे। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, हमें भी कुछ गरीबों के लिए ऐसा कोई मंच तैयार करना चाहिए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिससे कि गरीब मजलूम पीड़ित वर्ग के लिए कुछ सहायता हो सके। तो इसलिए हम 3 परिवार में 3 अधिवक्ता है सर। जी। हमारे परिवार में हम 3 अधिवक्ता हैं। मेरे बड़े भाई मुजफ्फरनगर कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अपना दिल्ली तिजारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे जो छोटे चचेरे भाई हैं संजीव कुमार कश्यप एडवोकेट, वो मुझे मेरठ कचहरी में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम तीनों ही परिवार के तीनों ही अधिवक्ता इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, इस न्याय की मुहिम से परिवार के तीनों ही, क्योंकि हमारा शुरू से ही अटेंशन रहा है कि हम दूसरों के बारे में कुछ करें। इसलिए दूसरों के बारे में कुछ करें, इसलिए हमारा शुरू से ही अटेंशन ये रहा है कि हम किसी गरीब मजलूम की कहाँ तक सहायता कर सकते हैं, कहाँ तक उसे अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारा शुरू से ही थोड़ा सा रहा है इसी प्रति। मैं पिछले करीबन 8 साल से प्रकाश जी को जानता हूँ, शायद ये मुझे इतना नहीं जानते हो। मैं रामकुमार कश्यप बड़े भाई जी के बिहार से इनको जानता हूँ, काफी बार इनसे बात भी होती रहती थी, क्योंकि मैं रामकुमार कश्यप जी ने थोड़ा सा मुझे एक टारगेट दिया हुआ था कि हमें एक ऐसा सोशल मंच तैयार करना है अपने अधिवक्ताओं का इंडिया लेवल पे, कि हम इंडिया लेवल पे ही जैसे आप प्रकाश जी की मुहिम चला रहे हैं, हम भी एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा किसी कारणों से सफल नहीं हो पाया। लगभग मैं भारत के लगभग अधिकतर स्टेटों में गया हुआ हूँ अपने अधिवक्ताओं को, अपने समाज के अधिवक्ताओं को जोड़ने के लिए। कुछ मेरे से जुड़े भी हैं, कुछ मैंने इस न्याय मिशन में उन अधिवक्ताओं को जोड़ा हुआ भी है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। तो अधिकतर हमारा ज्यादातर पूरे हमारे तीनों भाइयों का यही प्रयास रहा है कि हम
अपने गरीब समाज के, बहुजन समाज के लोगों की ज्यादातर हम सहायता करें। और जी जी जब से मैंने प्रकाश जी का जो जिन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही ये प्रयास नामक जो एक सोशल रोजगार का एक जी माध्यम तैयार किया था जी बिजनेस पर्पज के लिए, तो एक ऐसा ही हम भी एक मुहिम चला रहे थे कुछ सालों से। हमारा एक्चुअली एक जी फैमिली बिजनेस है। हम सैटेलाइट एंटीना होता है जो केबल ऑपरेटर के लिए यूज होता है, उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हम उसमें अपने समाज के ही कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाह रहे हैं हर प्रदेश। तो इसमें जी हमने कुछ अपने समाज के लोगों को जोड़ा हुआ भी है और जी इससे जैसे कि हम अपने समाज को सशक्त बनाने में थोड़ा सा सहायता करें, हम अपने समाज के ही लोगों को अपना जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करें कि वो आगे उस स्टेट में सप्लाई कर सके। तो जी हम इससे अपने समाज को थोड़ा सा एक रोजगार भी देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जी अपने समाज को कितना सहायता कर सके, कितना हम आगे रोजगार उनको दे सकें। जी तो इसी जी इसी जी सोच लेकर अभी क्योंकि इसी हफ्ते हमारा प्रकाश जी का एक अचानक ही हमारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में जी अचानक ही मैसेज आता है कि क्या ऐसा एक लीगल को सोशल मंच तैयार हो सकता है जिसमें गरीब, मजलूम, शोषित वर्ग, बहुजन वर्ग की सहायता की जा सके, एक ऐसा लीगल पैनल कोई तैयार हो सकता है। तो मैंने जी उस मैसेज को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत ही उस मैसेज को रिप्लाई किया, उस सोशल मंच में, मिशन में प्रकाश जी के साथ जुड़ने की सहमति जता दी और जी उसी के साथ मैंने कुछ अधिवक्ताओं से भी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया जो मेरे जानकार थे, मेरे समाज के थे, जिनको मैं पहले से जी जानता था और जिनसे मिला हुआ था, कुछ बात भी होती थी, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ और ग्रुप की अधिवक्ताओं की मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके माध्यम से कुछ कांटेक्ट किया कुछ अधिवक्ताओं से कि क्या कुछ ऐसा जी हम कर सकते हैं गरीब, मजलूम, पिछड़े अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों के लिए। तो बहुत से अधिवक्ताओं ने अपनी इच्छा, सहमति जताई, हमसे जुड़ने का इच्छा जताई। तो हमने उनका अभिवादन स्वीकार किया और उससे ग्रुप से न्याय का मंच है उससे जोड़ने का हमने उनको प्रयास किया। जी 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 आपने बहुत अच्छी बात कही जो है कि ये मुहिम जो चली है, तो जो है जी ये तो दी प्रकाश जी कैसे ऊर्जा पुंज है जो सभी लोगों को ऊर्जा देगी काफी दिन से। आपका नाम भी प्रकाश है और प्रकाश रह भी रहे जी जी, और बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। न्याय मन से जुड़ी हुई बातें जो है बहुत मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ना हमारा जिस समाज से हम लोग आते हैं उस समाज जी में रुपया पैसा धन दौलत और जो है उस तरह से एक मनोबल की भी कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो है बिल्कुल लड़ने के बिल्कुल। लिए जो है तो सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, लड़ने के लिए एक मनोबल भी चाहिए और मनोबल जो है आता है वो जो है शिक्षा से भी आता है। हमारा ज्यादातर जी समाज अशिक्षित है और वो जी पहली तो बात है वो अपने विरोधी के साथ लड़ने में इसलिए संकोच करता है, अरे भाई हम लड़ेंगे, हमारी पैरवी कोई करने वाला नहीं, समाज की कोई पैरवी करने वाला भी नहीं है जिस समाज से बिल्कुल बेसिकली हम लोग आते हैं। और दबंगों ने जो है क्या कर रखा है, इस पूरे देश के बड़े बड़े साधनों संसाधनों में एक शिकंजा कस रखा है और वहां पर जरूरी हो जाता है कि इस तरह के न्याय मंच की उपयोगिता बढ़ जाती है कि उनको न्याय दिलवाने के लिए और वो जो अन्याय कर रहे हैं उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की भी आवश्यकता है, एक मनोबल है। कम से कम आप सभी लोगों ने एक मनोबल दिखाया, इस न्याय मंच को बना करके एक मनोबल बढ़ाने का काम जी किया समाज का, निश्चित समाज तो आपकी इस मुहिम से लाभान्वित तो होगा ही होगा। अब हम चलते हैं अजय जी के बिल्कुल पास। बिल्कुल। अजय जी कानपुर से है क्योंकि ये न्याय मंच आपका पूरे देश भर में है और जो है अजय जी जो है आप इस न्याय मंच में जो है किस हैसियत से काम कर रहे हैं? जी जी, सबसे पहले सब लोगों को प्रणाम। जी आपने इतना अच्छा मंच मुझे दिया, अपनी बात जी रखने जी का मौका दिया और जी मैं जी जी सबसे पहले विजय जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रकाश जी जी से जोड़ने का काम किया। और जी जो जी ट्यूसडे से जो मेरा कम्युनिकेशन हुआ है वो प्रकाश जी ने जी जो हमें दिया है, आई थिंक जो मुझे जी उन्होंने दिया है वो इतने आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन मैं तो जी सौभाग्यशाली हूँ, बहुत आसानी से मिल गया। जी एक जी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट और मुझसे ऐसे जी बात कर रहा है जस्ट लाइक फ्रेंडली। यहाँ तो उनके पास जी जी टाइम नहीं होता है, वो कहते हैं नहीं बेटा अभी बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि जी बहुत सारे बिल्कुल लोगों से मिले हुए हैं, अभी तो मैं इस फील्ड में नया हूँ।
जी जी वैसे सोशल वर्क में पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। जुलाई जी 2010 में मैंने शुरुआत की थी इस चीज के लिए। जी जी तो जी जी जो जो अपनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से मैं लोगों की हेल्प कर रहा था। और जी जी 2013 में मैंने लॉ के लिए अप्लाई किया था। तो 13 से 16 मेरा लॉ हुआ था और 17 का मेरा रजिस्ट्रेशन है जो बार काउंसिल में मैंने करवाया हुआ था। जी जी और मैं पिछले 3 साल से कानपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने सीनियर जी आदरणीय रामेंद्र सिंह कटियार जी के अंडर में। जी जी तो जी अपने समाज को मैंने बहुत नजदीक से तो तब देखा जब उन्होंने बार काउंसिल का चुनाव लड़ा और मुझे अपने पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का अवसर मिला। तो जी पूरे उत्तर प्रदेश की हर कोर्ट में मैं गया आदरणीय रामेंद्र सिंह कटियार जी के साथ में। तो तब जी मुझे जी अपने समाज को जानने का अवसर मिला और अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। लेकिन एक जी चीज है जो दिल में कहीं ना कहीं टीस पहुंचती रहती है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं। तो जी ग्रामीण परिवेश में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि हम अपनी समस्या लेकर जाएं किसके पास। जाए किसके पास जाए, कौन हमारी बात सुनेगा। तो सबसे जी जो समस्या बड़ी होती है कि उसको अगर मारपीट हो गई, उसके साथ कोई भी अन्याय हो गया, तो अपनी बात वो कहाँ रखे उसे यही नहीं पता है। वो जी सबसे पहले दौड़ता है तो वो कचहरी तहसील की तरफ भागता है, क्योंकि उसे कचहरी का मतलब ही नहीं पता है। कचहरी जी का मतलब हुआ। ये जो मैंने जी फील किया, मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, प्योर ग्रामीण से हूँ। जी ये अच्छी बात है कि फैमिली से अलग हटकर मैं 1999 में शहर आ गया था। तो वो जी चीजें जी थोड़ी सी जानकारी हुई कि कैसे कहाँ पेश करना है, किसको किसके सामने हमें ले जाना है, किससे अपनी जी बात रखनी है और कैसे रखनी है। क्योंकि गांव का जी आदमी तो वो अपनी बात तो डायरेक्ट रखेगा कि ऐसा है सर, मेरे साथ ये हो गया, आप अभी एफआईआर लिख लीजिए, मुझे बस जेल भेज दो उसको। उसको तो जी इतना ही जी पता है कि मैं एफआईआर करूंगा, जेल चला जाएगा। जी जबकि कानून एक ऐसी चीज है कि एक बार आप उसके चंगुल में फंसे जी तो उसके आपके पक्ष में कार्रवाई होने की तो बात छोड़िए, हो सकता है वो आपका ही शोषण होता रहे और जी आप उस प्लेटफॉर्म पर ना पहुंच पाए जहां से आप उम्मीद करते हो कि मुझे मदद मिलेगी। जी 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 क्योंकि आर्थिक युग है और हर व्यक्ति अर्थ की तरफ दौड़ रहा है, सिर्फ जी पैसे की तरफ दौड़ रहा है। उसे पैसा चाहिए, आपकी मदद हो या ना हो, जी जी हमें जी उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी एप्लीकेशन लिखनी है, आप मुझे 500 रुपया दीजिए, मैं एप्लीकेशन लिखे दे रहा हूँ, आपको कहाँ देनी है आई डोंट नो, वो आप जी जानिए। वो जी बता देंगे, डीएम के पास चले जाइए, दे आइए जाके। कैसे देनी है जी वो क्या जाने। ग्रामीण व्यक्ति गांव से रहता है, खेती करता है, वो बेचारा जी जानवर चरा रहा है, उसे क्या पता किससे बात करनी है। तो जब जी ऐसे लोगों का दर्द देखता हूँ तो दिल में कहीं ना कहीं दर्द होता है कि ऐसे लोगों के लिए कोई तो खड़ा हो। जी बहुत जी नहीं जी हेल्प कर सकता, लेकिन कुछ तो इतनी मदद कर सकता है कि वो सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, सही जगह उसकी जी एप्लीकेशन पहुंचे, सही जगह वो अपनी बात रख सके, जिससे जी उसकी जी मदद हो सके। जी और 2010 से मैं चूंकि इस फील्ड में हूँ, सोशल वर्क में हूँ, तो लोगों को जी स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक करता रहता हूँ। कोशिश पहले से जी ये रहती थी कि आपस में झगड़े ना हो, लोग अपने बच्चों को जी एजुकेट करते रहें, उनके जी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तो उनके स्वास्थ्य के जी प्रति जागरूक करने के लिए उनके घर घर जा करके, गांव गांव जा करके मैंने बहुत सारे अपने शिविर लगाए हुए। उन जी शिविर के माध्यम से बहुत सारे लोगों की लिस्ट ऐसी है जिनको मैं कॉल करता रहता हूँ महीनों में। जी महीने पर डे मेरा 30 से 35 अगर कॉल नहीं हुई तो मुझे शाम को ऐसे लगता है कि आज मैंने कुछ किया नहीं है। जी जी लोगों के जी कम से कम अगर कुछ नहीं है तो लोगों के हाल चाल ही जान लीजिए कि बेटा ये आपकी जी प्रॉब्लम थी, ये सॉर्ट आउट हुई, आपको प्रॉब्लम तो जी नहीं है कोई। जी जी और जब फिर आदरणीय विजय जी से अभी कम्युनिकेशन मेरा मंडे हुआ, मैं तो बहुत नया हूँ इस न्याय मंच पे। आदरणीय जी प्रकाश जी ने मुझे इतना अच्छा मंच दिया और इतना मेरा प्रोत्साहन किया, उत्साहवर्धन किया। मैं तो जी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मुझे केवल 4 दिन में मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया आपने। जी और जी 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 कल भी मैं गूगल मीट पे लाइव था तो मैं यही बात कह रहा था कि आज सभी लोग नहीं आए हुए हैं और मेरा जी सौभाग्य जी है कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट के लायर से बात कर रहा हूँ। मैं तो सोचता जी था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो किससे मिलूंगा, कैसे मिलूंगा। क्योंकि जब एक एडवोकेट, नया एडवोकेट होता है बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन के बाद, जब वो कानपुर कचहरी में अपने डीजे को फेस करता है तो जी उसको ऐसे लगता है कि अरे मैं कहाँ आ गया, ये क्या करेंगे, ये कैसे बात करेंगे। जब एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये सोच सकता हूँ तो एक ग्रामीण परिवेश का जो गरीब आदमी है जिसके पास पैसा ही नहीं है, अपनी बात कहने ही नहीं जानता है, तो वो किससे अपनी बात कहेगा। जी जी तो जी जब मुझे मौका मिला, इस नए मन से जुड़ने का मौका मिला, तो मैंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा और मैंने बहुत ही जल्दी मैंने तुरंत हाँ कही। मैंने कहा कि चूंकि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ
और आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो मैं और लोगों की इसमें हेल्प करूंगा। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही जो है कि जब मैं अकेले कर ही रहा हूँ, अगर जब एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ूंगा तो और लोगों से बात। मेरा जो है उद्देश्य जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का ये हुआ कि जो आपका ये न्याय मंच है, इससे इससे इसकी उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है कि जो हम जो गरीब और ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए जो लोग हैं, और खासकर हमारा जो ये वंचित वर्ग है, बैकवर्ड क्लास जो है, और इसके साथ साथ जो है बलात्कार, मारपीट, अपहरण की घटनाएं होती रहती है, उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। और यहाँ तक ये देखा गया है कि जो है जो संबंधित थानेदार का होता है वो भी एक एप्लीकेशन डालवाने के लिए बहुत सारा पैसा लेने की बात करता है, और वकील के पास तो ऐसी ताकत है, अभी आपको समझ दूंगा, एक ऐसी ताकत है वकील के पास, काला कोट पहन करके खड़ा भी हो जाए तो भी एक हालत खराब होगी। तो ये न्याय मंच तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो वकील साहब कुछ कहना चाहते थे? जी वकील साहब कहिए। जी जी, जो आपने बात कही कि अगर आप चौकी भी जाते हैं, आप थाने की तो बात छोड़िए, थानेदार तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप चौकी जाते हैं तो वहां का जो राइटर होता है वो ऐसे बात करता है जस्ट लाइक वो एसपी है वहां का। वो बताता है जस्ट लाइक वो ऐसे बात करता है, वो एसपी है। वो पूछता है, सबसे पहले ये पूछता है, अरे ये एप्लीकेशन क्यों लिख के लाए हैं? अगर उससे गलती नहीं की तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। आप समझते हैं कहाँ आ रहे हैं? वो इस तरह की बात करता है। मैंने फेस किया हुआ है, जस्ट लाइक जब मैं एडवोकेट नहीं था तो इस तरह की मैंने भी झेला है वो चीज। और तो अब उसमें आपके इस नए मंच की उपयोगिता बढ़ जाती है वकील साहब, इसीलिए जो है बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप लोगों ने किया है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा इस देश में अंग्रेज राज करते थे, और अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे ज्यादा मुहिम जो है वकीलों ने ही शुरुआत की थी। महात्मा गांधी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, मोतीलाल नेहरू वकील थे, और बहुत सारे, यहाँ तक कि जिन्ना भी वकील थे। तो बहुत सारे लोग जो है वकील पेशे से होता है, एडवोकेट पेशे से होकर के अंग्रेजों का मुकाबला किया, और ये देश आजाद भी हो गया। और वही देश आजाद तो हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी गुलामी हमारे ऊपर थोपी भी गई है। और वो गुलामी जो है किसकी है? भूख की है, गरीबी की है, शिक्षा की, अज्ञानता की, अन्याय की, अभाव की। ये बहुत बड़ी गुलामी जो है, और ये इस अज्ञानता, अन्याय, अभाव और इस तरह की गुलामी में जो है आप जैसे अधिवक्ताओं का रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और इस न्याय मंच का रोल और भी बढ़ जाता है। मैं सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके इस न्याय मंच को आप लोगों ने बनाया, और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, और इसके लिए मेरा जो भरपूर सहयोग होगा मैं आपके लिए काम करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट जो है हमारे समाज में आना चाहिए। उनका मनोबल तभी बढ़ेगा जब उनके साथ काम करने वाला कोई प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो आप लोगों की इस मुहिम के साथ में हूँ मैं। फिर मैं आपसे एक इधर वकील साहब के पास आऊंगा, ये कहने के लिए एक चक्र के तरीके से आऊंगा। प्रकाश जी के पास चल रहा हूँ। प्रकाश जी, जो मैंने कहा कि एक वकीलों का तबका जिन्होंने अंग्रेजों को भगवाया और इस देश में आजादी दिलवाई, और आजादी के बाद आज भी हम भूखमरी, बेकारी, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता और अन्याय के खिलाफ जो है मुहिम नहीं बना पाए, तो वकीलों की एक जिम्मेदारी ये भी हो जाती है। वकीलों के बारे में जैसे आपने कहा कि विद्वान शब्द जो है वकील के साथ लगता है। हम भी जानते हैं बुद्धिजीवी जो है वकील और प्रोफेसर लोग होते हैं। प्रोफेसर और वकील लोग मिलकर के अशिक्षा, अज्ञानता, अन्याय और अभाव के खिलाफ जो मुहिम छेड़ देंगे, निश्चित रूप से वो मुहिम जो है बहुत बड़ी कारगर सिद्ध होगी। उसके लिए आप बधाई के पात्र है। तो आप लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे? वकील साहब के साथ फिर मैं चलता हूँ प्रकाश जी के पास। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि आजादी के पहले जो वकील दिखते थे, जो हमारे आजादी के लड़ाई में जो लोग सब कुछ कर रहे थे, और आज जो 2020 में दिख रहा है, इसका कारण क्या है? डॉक्टर साहब, सब कुछ डिपेंड करता है नजरिया पे। सब कुछ नजरिया है। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो एक नजरिया ये हो सकता है कि मैं 2 घंटे आराम करूंगा और शाम को जब ठंडक होगी तो मैं काम करने जाऊंगा। एक आदमी का नजरिया हो सकता है कि मेरे पिता ने अपने न जाने कितने खुशियों को काट करके मुझे दिल्ली पढ़ने भेजा है या कमाने भेजा है, तो मुझे धूप, गर्मी, बरसात की चिंता नहीं करनी है। मुझे रात दिन एक करना है। मुझे 10 नहीं 12 घंटे पढ़ाई करनी है, 12 नहीं 15 घंटे, 15 नहीं 18 घंटे पढ़ाई करनी है, और मुझे 1 नहीं 2 साल में आईएएस बन के बिहार वापस चले जाना है। एक नजरिया ये भी है। तो दूसरे नजरिया में आप न धूप की परवाह करेंगे, न गर्मी की, न पसीना की, न किसी और चीज की। डॉक्टर साहब, वकालत तो चीज है, ये लॉ जो एक प्रोफेशन है,
ये असल में आजीविका का माध्यम नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। हम जब ग्रेजुएशन करते हैं, बीए बीएससी बीकॉम कर लेते हैं, और परिवार में किसी ने कहा, घर में किसी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम वकील बन जाओ, तो हम वकील बनने चले गए। वकील बनने अगर हम चले जाते हैं और वाकई में जितनी किताबें पढ़नी है आज के डेट में 2020 में भी जितनी किताबें पढ़नी है 3 साल में, अगर किसी भी सस्ते से सस्ता लॉ कॉलेज में, क्योंकि मैं जहां से पढ़ के निकला हूं, मेरे 3 साल की कानून की पढ़ाई थी 4200 रुपए, 1400 रुपया सालाना उनका फीस था। मैंने आपको कई बार बताया भी है और कार्यक्रम भी उस पर आपने किया है। तो 4200 रुपया में मैं वकील बन के बाहर आ गया। लेकिन मैंने किया ये था उस कॉलेज में कि जितनी किताबें कोर्स में प्रिस्क्राइब थी बीसीआई के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, वो मैंने बकायदा हर पन्ने को मैंने 10 बार पढ़ा था। पहले साल 8 पेपर था, दूसरा 10 पेपर, फिर तीसरे साल 10 पेपर। तो ये जो 28 पेपर थे सभी के प्रिस्क्राइब्ड, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 100 नंबर का एक पेपर है, जिस पर हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में अगर 3 किताब है, तो तीनों किताब को मैंने पहले साल में कम से कम 10-10 बार पढ़ा है। 2800 सब्जेक्ट को मैंने 10-10 बार पढ़ा है। और वहां से फिर मैंने ये चीज सीखा कि वकालत जो है, कानून जो है, ये सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, ये असल में समाज को जिंदा रखने के लिए किसी को समझाने का माध्यम था। आज हम जहां पर रहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे सामने से नाली जाम है, हम चुप हैं। हमारे सामने नाली गंदगी से बजा रही है, हम चुप हैं। सड़क ठेकेदार आता है, अपनी मर्जी से बना के चला जा रहा है। सरकार की 1000 स्कीम है, गांव में लॉन्च होती है, कागजों पे ही काम होता है, कागजों पे ही पेमेंट हो जाता है। और इसके लिए न गांव से लेकर के मंझोले आबादी के कस्बे से लेकर के छोटे शहर से लेकर के मध्यम शहर, फिर दिल्ली, इन सभी हिरार्की वाले आबादी में से कहीं भी कोई भी वकील आवाज नहीं उठाता है। उनका दृष्टिकोण आज क्या हो गया है कि मुझे क्या मतलब है जनहित की इन मुद्दों से, मेरे पास जब मुकदमा आएगा तो मैं करूंगा। असल में डॉक्टर साहब हुआ क्या है कि भौतिकवादी दौड़ में लोगों ने वकालत को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम बना दिया है। हम वकीलों ने ऐसा मान लिया है कि हमारे पास जब कोई आदमी अपना फाइल लेकर के आएगा तो हम उस समस्या पे सोचेंगे। आजादी से पहले वाली पीढ़ी अलग थी, उनके लिए कानून समाज को जगाने का माध्यम था, उनके लिए कानून समाज का सेवा करने का माध्यम था। डॉक्टर साहब आज भी जब मुझसे कोई पूछता है कि अच्छा प्रकाश जी, आप नेताओं के प्रति कभी कोई नेगेटिव बात नहीं बोलते हैं या नेतागिरी के बारे में या नेताओं के प्रति, तो मैं कहता हूं उनको, और मैं ये बात में आज लाइव में मैं इसको मैं दिल से स्वीकार कर रहा हूं कि राजनीति और राजनेता ये बहुत मेहनत वाला काम है। अगर ईमानदारी से राजनीति की जाए, ईमानदारी से नेता बना जाए, राजनेता पॉलिटिशियन बना जाए, लीडर बना जाए, तो ये वाकई में बहुत मेहनत, बहुत समर्पण वाला काम है। और अगर आप एक बढ़िया नेता हैं, आप अगर एक बढ़िया विधायक हैं, बढ़िया सांसद हैं, तो उस आदमी का जो कॉमन सेंस है समाज के किसी भी दूसरे प्रोफेशनल आदमी की तुलना में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं एक ग्रेजुएट हूं और मुझे मेरी आबादी ने विधायक बना के विधानसभा भेज दिया। अब वहां पर दुनिया के समस्त विषयों पे कानून बनता है भाई, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, यही 4 जगह कानून बनता है और वहां बैठने वाले कानून बनाते हैं। उन्हें कानून का ज्ञान हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो कानून बनाते हैं, वो कानून बना देते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब वो चैलेंज होता है तो फिर चेक होता है कि वो कानून सही है गलत है। इसका मतलब कि नेतागिरी बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। आपको कानून की इतनी समझ होनी चाहिए कि हम एक ऐसा कानून बना करके अपने विधानसभा से बाहर भेजे, अपने विधान परिषद से बाहर भेजे, अपने लोकसभा राज्यसभा से बाहर भेजे, जो हमारे 130 करोड़ नागरिकों के लिए बहुत बेहतरीन चीज हो। तो डॉक्टर साहब, ये जो न्याय मंच है, इसका जो उद्देश्य है सिर्फ कानूनी सलाह देना, सिर्फ मुकदमे लड़ना नहीं है। जब हम लोग, जिस दिन हम लोग, जैसे मान लीजिए आज हम लोग 25 आदमी इससे जुड़े हैं, कल 8 साढ़े 8 बजे का डेटा है कि हम लोग 25 आदमी की सहमति आ गई है कि हम लोगों का नाम वायरल कर दीजिए, नंबर वायरल कर दीजिए, हम लोग अपने अपने शहर में लोगों को सेवा देंगे। तो अब दूसरा जो चरण आएगा न्याय का, वो ये होगा कि हमारे जितने भी सम्मानित साथी हैं, एक तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं अपने 2500 वकीलों में मैं सबसे कम जानता हूं, मेरे पास सबसे कम बुद्धि है, मेरे पास सबसे कम अनुभव है, मेरे पास सबसे कम ज्ञान है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये मेरी, वकील साहब आपका बड़प्पन है।
ये मेरी सभी साथियों से, मेरे जितने भी सिपह सलार हैं उस फौज में, मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि न्याय मंच का उपयोग सिर्फ आप कानूनी सहायता और मुकदमा लड़ना में हम लोग नहीं अपनी शक्ति खर्च करेंगे। हम लोगों का काम है पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेतना को जगाना। जब आप बिहार के किसी गांव, जहां पर एक ऐसा गांव जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, आज भी डिलीवरी खाट पे होता है, आज भी अगर किसी को आप जूते से पिटाई कर दीजिए तो वो कम से कम 20 बार सोचता है कि हम थाने में शिकायत करें न करें। जिस दिन हम उस व्यक्ति का चेतना जगा देंगे, हम उस व्यक्ति को ये बता देंगे कि देखो तुम्हारा ये अधिकार है और ये कर्तव्य है, कर्तव्य भी 20 है, अधिकार भी 20 है, उसके बाद उसको न किसी वकील की जरूरत पड़ेगी, न किसी मुंशी की जरूरत पड़ेगी, न किसी जज की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अभी हमारे अजय भाई ने कहा कि मैं अपने आप को बड़ा भाग्य मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील से मेरी दोस्ती हुई, ये हुआ वो हुआ। डॉक्टर साहब, जो इस देश का आगे बढ़ा हुआ समाज है, जो 15% है और जो 85 जिससे हम लोग आते हैं, मुझसे हर मंच पे ये चीज पूछा जाता है अलग अलग चर्चा के दौरान कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों को क्लियरली अलग करता है। हाँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही, ये पूछा जाता है। 15% में एक कॉमन चीज है सभी के अंदर में, मोर और लेस। उनके लिए पहले अपना समाज है, फिर परिवार है, फिर व्यक्ति खुद अपने लिए जिंदा रहता है। हमारे यहाँ ये रिवर्स है। हमारे यहाँ हम सबसे पहले अपने लिए सोचेंगे, उसके बाद अपने घर वालों के लिए सोचेंगे, उसके बाद अपने समाज के लिए सोचेंगे। तो डॉक्टर साहब, जब मैंने सवर्णों से मेरी दोस्ती हुई, उनसे मैंने सीखना शुरू किया, जब मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मेरा समाज जिंदा रहेगा, मेरा समाज जागेगा, तो फिर प्रकाश कुमार अगर सो भी जाएगा तो मेरे घर वालों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक बहुत फेमस कहानी है आजादी के पहले की, एक बहुत फेमस कहानी है आजादी से पहले की, कि एक अंग्रेज कोई विद्वान थे, इंग्लैंड से आए थे जहाज से, और नेहरू जी के कोठी पे गए तो दरबार ने कहा कि नेहरू जी अभी सोए हुए हैं, आप कल आइए। वहां से वापस चले गए। फिर वो बाबा साहब की कोठी पे गए। बाबा साहब की कोठी पे गए तो देखे कि कोई दरबान नहीं है, कोई प्यून नहीं है, कोई अर्दली नहीं है, और एक छोटा सा रूम है, उस पे खिड़की खुली हुई है और लैंप, किरासन तेल वाला जो लैंप होता है वो लैंप जल रहा है, और एक आदमी जो है कमर झुकाकर टेबल पे कुछ लिख रहा है, और न उसको गर्मी की परवाह है, न उसको थकान की परवाह है, न उसको पसीने की परवाह है। तो जब वो अंग्रेज उनके पास गए और बोले कि मिस्टर अम्बेडकर, अभी रात के 2 बज रहे हैं और आप अभी भी जो है जाग रहे हैं, तो डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी ने एक सेंटेंस कहा था जो जब मैंने उसको पढ़ा तो 2-3 घंटा में कंटिन्यू रोया हूं उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में। बाबा साहब ने कहा था कि नेहरू जी का समाज चूंकि जगा हुआ है इसलिए वो सो सकते हैं, लेकिन मेरा समाज सदियों से सो रहा है इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, जब मैंने अपने आप को ये समझा दिया था कि मैंने अपना पूरा जीवनी आपको बताया है, कैसे मैं छोटे से गांव से निकल करके और तमाम यहाँ तक का सफर हुआ है, तो डॉक्टर साहब अपनी एक सोच ये है कि पूरे देश से अपने समाज के जब तक 500 लोगों को मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं बना दूंगा तब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होगा। तो जब आप लक्ष्य इसको बना लिए हैं तो फिर ये सवाल ही नहीं होता है कि आप अजय जी से दोस्ती न करें और विजय जी से दोस्ती न करें और आप डॉक्टर साहब के चैनल पे टाइम न दे या फिर आप कोई और काम न करें। या तो मिशन मेरा ये होता कि अच्छा अभी मेरे पास ऑल्टो गाड़ी है, होंडा सिटी लेना है, उसके बाद का मिशन ऑडी लेना है, उसके बाद का मिशन मर्सिडीज लेना है, तब मेरी दोस्ती अजय जी से, आपसे या विजय जी से नहीं होता। यहाँ मिशन क्या है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हम आए थे 2008 में, भी हम 3 कर चुके हैं। अब ऐसा करो कि अब दिल्ली हाई कोर्ट में 10 करो, दूसरे बड़े बड़े हाई कोर्ट में 10-10, 20-20 वकील करो। बच्चों को जो बच्चे हमारे साक्षर हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनको कानून में लाने का प्रयास कराओ, उनको लीगल स्टडी करवाइए, उनको कोई और चीज में ना जाकर, क्योंकि डॉक्टर साहब होता क्या, जैसे मैंने अपने संबोधन के शुरू में बताया था दूसरी वाली कड़ी में, कि कानून का जो ये पढ़ाई है, इसको हम लोगों को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि LLB का यूज सिर्फ वकील बनना और जज बनना है, नहीं। LLB करके आप वकील बनते हैं, लेकिन वकालत का जो लार्जर पर्सपेक्टिव है वो है इस समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना। जब हम देश की चिंता करते हैं, जब हम समाज की चिंता करते हैं, जब हम सोसाइटी एट लार्ज की चिंता करते हैं, तो मेरी चिंता, मेरे घर वालों की चिंता ईश्वर करता है, ये कुदरत करता है, मेरा मानना है। और सामाजिक काम तो ईश्वरीय कार्य है, इसको मानना पड़ेगा। हम जब सामाजिक सेवा करते हैं तो वो ईश्वर की सेवा है, वो प्रकृति की सेवा है, वो कुदरत की सेवा है।
तो न्याय का जो हम लोग जब इसको और एक्सपेंड करेंगे, जब स्थिति हमारी ऐसी हो जाएगी कि हर तहसील में दो चार लोग भी हमारे होने लगेंगे, तो प्रॉपर उनका ट्रेनिंग होगा, उनको ये बताया जाएगा कि आप इस माइंडसेट से बाहर निकलिए कि हम जज बन जाए, हम वकील बन के जीवन निभा दे, हम सरकारी वकील की तरफ हम भागने लगे। यही जीवन नहीं है, इससे बड़ा जीवन है कि इस कानून के ज्ञान का सबसे पहले तो हम कानून सीखें, सबसे पहले तो हम कानून सीखें, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम कानून सीखें। जैसे आप बहुजनों की 100 लोगों की मीटिंग कर लीजिए और वैसे 100 लोगों की जो सामाजिक काम करते हैं, राजनीति काम करते हैं, और आप उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए कि अच्छा भैया ये बताओ कि जो ओबीसी एससी एसटी है या खासकर ओबीसी क्लास से, ओबीसी का जो कैटेगरी है, क्या आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए आपको क्या जवाब मिलता है। एक जो है एक नए ये अच्छी बात है, अधिकतम के ज्ञान में कमी पाई जाती है। जी। अच्छा, उसके बाद में जितने हमारे आरक्षण के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज का, चाहे समय का हो, चाहे रुपए पैसे का हो, चाहे लोगों का बल हो, उसको वो उपयोग करते हैं हाई कोर्ट में रिट डालने में। अरे भैया, पहले एक बार संविधान का 340, 41, 42 तो पढ़ लो। पहले ये तो समझ लो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार भी है कि नहीं तुमको एससी एसटी में डालने का। जब अधिकार है तो आप जाओ, और नहीं है तो फिर क्यों जा रहे हो? क्यों? टाइम, मनी, लेबर, समय, पैसा, श्रम, आप तीनों खराब कर रहे हैं भाई। ताले को खोलने की जो चाबी है वो सही चाबी लगाइए ना। नहीं है तो चाबी बनाइए, नहीं है तो चाबी बनाइए। हम लोग कर क्या रहे हैं कि अपने दुश्मन को सत्ता पे बिठा रहे हैं, उसके बाद उससे बोलते हैं दे दे माँ जी, ओबीसी हक के नाम पे हमको आप 27% दे दो। अभी आपने देखा है तमिलनाडु में मेडिकल का जो एग्जामिनेशन हुआ है, उस पे आपका आरक्षण 0% कर दिया गया है। उसमें आपका आरक्षण 0% कर दिया गया है। अभी अप्रैल में जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑर्डर को आज तक पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मीडिया ने नैरेटिव चला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हमसे 4-5 लोगों ने सवाल किया कि वकील साहब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा भाई, जो अंग्रेजी हम जानते हैं हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ए, मीडिया ने कह दिया है बी, आप लोग समझ गए सी, और पब्लिक को आप लोग समझा रहे हैं डी। तो डॉक्टर साहब सवाल ये है, एक चीजें हैं, जैसे बहुत सारी बातें यहाँ पर आई, आपने कानून की बात बताई, कानून का क्या काम है, एक जो है सम्मानजनक तरीके से जो लोगों को चेतना जगा करके उनके हक अधिकार की ओर ले जाना है। साथ ही साथ में ना ये जो मुहिम आप लोगों ने चलाई, इसकी उपयोगिता यहाँ मैं इसलिए समझता हूँ, जैसे मैं अभी देखूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये पूर्व उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश की घटना में देता हूँ। जैसे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेहा निषाद कांड हुआ, बागपत जिले में बसोली में जो है एक जो है बसोली में बहुत बड़ा कांड हुआ, हमलावर जो है घर में घुसने लगे। तो मुजफ्फरनगर में कई तरह के कांड हुए, सहारनपुर में कांड हुआ, एक बलात्कार हुआ है, मुजफ्फरनगर जिले के सामने गांव फगाड़ा में जो है बलात्कार हुआ। तो वहां तक ये देखा गया कि जो है उनकी एफआईआर लिखने में भी समस्या आई है, उनको न्याय दिलवाने के लिए जो समस्या आई है। यदि ये आपका न्याय मंच होता होगा, हर जिले में आपकी न्याय मंच की अगर टीम होगी तो 10 वकीलों का एक जत्था जाकर के खड़ा हो जाएगा, और वो खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी एफआईआर भी दर्ज होगी और उनके साथ ये काम होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ विजय कुमार जी से कि जो आपने बताया कि जो मैं मुजफ्फरनगर में राम कुमार एडवोकेट जी के साथ जो है काम किया हूँ, और आपके परिवार में से वकील भी हैं, आपके भाई वकील है, मेरठ में बताया, सहारनपुर में बताया, आपने मुजफ्फरनगर में बताया, आप यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो है ये जो इस वकील पेशे में आने का जो उद्देश्य आप लोगों के घर के सभी लोगों का यही रहा है, तो ये जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो ये घटना घट रही, क्या उसमें आपकी कोई भूमिका रहती है कि नहीं? जी वकील साहब, ये थोड़ा टेढ़ा हटकर सवाल है। जी बिल्कुल, जो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतनी घटना हो रही है, इसमें जो मेरे बड़े भाई जो राम कुमार कश्यप एडवोकेट बहुत सक्रिय है उस क्षेत्र में, तो वो की बहुत ही मदद करते हैं, बहुत ही बढ़ चढ़ के उनकी मदद करने में जो हिस्सा ले रहे हैं। आए दिन आप फेसबुक पे भी देखते होंगे, बातोली जो कांड हुआ था, जो कश्यप का एक लड़का जो घर में घुस के जाट समाज के कुछ दबंग लोगों ने घर में ही घुस करके उनको हत्या कर दी थी, उसके खिलाफ भी बहुत ही कड़ा विरोध किया था। और माननीय नरेंद्र कश्यप जी से जो जुड़े हुए हैं भाई साहब, बड़े साहब, तो उनको भी उन्होंने वहां पर बुलाया था, जो कि अभी बीजेपी में ओबीसी मोर्चा के प्रभारी हैं बिहार से।
और जी भूतपूर्व में बीएसपी से 3 बार के सांसद रह चुके हैं। वो मेरे मौसा जी भी हैं एक्चुअली, मेरी बहन सिस्टर वहाँ पे उनके यहाँ पे आई हुई है। मेरे मौसा जी भी हैं सांसद नरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने भी जी। उनके माध्यम से भी काफी उनकी सहायता की। लेकिन जो कि अभी जो हमारा जो बल समाज है। समाज की तरफ से, जो बल समाज की तरफ से, समाज के संगठित वकीलों की तरफ से आना चाहिए, आ पाया, यही ना? जी, जो आना चाहिए ना, वो तो नहीं आ वो नहीं पाया आ पाया। क्योंकि तो आपका ये सहयोग। न्याय मंच जो है, ये न्याय मंच अगर मजबूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से जी, जो है वकील साहब, निश्चित रूप से जब ये न्याय बिल्कुल, मंच की बिल्कुल, व्यवस्था बिल्कुल, मजबूत बिल्कुल। होगी तो इसकी वो इसीलिए साबित होगी। हमें इससे इस मंच से जी इसीलिए हमें इस मंच से जी जुड़ने की आवश्यकता पड़ी है कि हम जी ज़्यादा जी से ज़्यादा अपने अपने समाज के अधिवक्ता लोगों को इस मंच से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री प्रकाश जी ने एक टारगेट रखा है ग्रुप में कि हर कोर्ट से कम 10 व्यक्ति तो 10 अधिवक्ता तो जुड़े कम से कम इस मंच से। जी तो जी। इससे अजय एक जी के पास फायदा। मैं चलता हूँ। अजय जी भी उधर से बताएंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक इलाका जो है आप हैं अजय जी, आप ये जो है यहाँ भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है कि इस तरह की घटनाएं आती है, तो न्याय मंच अगर मजबूत होगा तो आप इस तरह से इन बातों को मजबूती के साथ रख सकेंगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अजय जी। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत अच्छी बातें अभी हमने सुनी, आदरणीय प्रकाश जी ने बताई, विजय जी ने बताई, और आपने उन चीजों का जिक्र किया जो घटनाएं घट रही हैं। कहीं ना जी कहीं हम लोगों का जो प्रकाश जी ने बताया कि जो जागरण है, जो लोगों को जगाने का काम है, हम लोग उनको यही नहीं बता पाते हैं कि आपको बात रखनी कैसे है। जी 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 अधिवक्ता अधिवक्ता समाज तो जो आदरणीय ने बताया कि केवल वो ये इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे हम धन कमा लें, हमें जी ऑडी जी खरीदनी है, हम कैसे उसे खरीद लें। जी तो जी ये चीज हमने उस चीज को फेस किया है। मैंने पहले भी बताया कि मैंने उस चीज को फेस किया है, और जब भी मैंने एडवोकेसी की बात की, जब एडवोकेट की लाइन में आने की बात की, तो मैंने यही कहा कि सबसे पहले आप मजबूत हो, दूसरे की जी बात जी तो आप तभी रख पाएंगे ना जब खुद मजबूत होंगे। जी और जी जी अगर आप किसी गलत आदमी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते, तो आप भी जी उस गलत व्यक्ति के दबाव में आएंगे और वो आपके साथ जी भी गलत करेगा। तो अगर जी सही हमारा बात। संगठन मजबूत होगा, हमारा मंच मजबूत होगा, हमारे साथ 10 अधिवक्ता होंगे, तो हम अपनी बात और अधिक ताकत से कह पाएंगे, जिसको वो सुनेगा। क्योंकि हमारे जी पास जी सबसे बड़ी ताकत जो है वो है हमारा ब्लैक कोट है। जब जी हम जी वो हाँ 10 लोग एक ब्लैक कोट पहन के जाते हैं, तो सामने खड़ा होता है, उसे सोचना पड़ता है कि हमें क्या जी करना है या नहीं। उसे जी 10 बार जी सोचना पड़ेगा और वो करेगा। इतना जी दबाव होना चाहिए अगर अधिवक्ता काम कर रहा है तो। जरूरी जी नहीं है जी कि मैं केवल मुकदमे ही लड़ूं। जी जी जी। आदरणीय ने बताया कि अगर नाली ये भी बंद है तो वो वकील आवाज साहब हमें ये कह उठानी रहे थे, होगी। प्रकाश जी ये कह रहे थे, जैसे आपके जो हमारे समाज में जो है क्या कमियां हैं, कि कमियां क्या, मतलब एक तरह से देखिए अवेयरनेस का अभाव है। जैसे ये कहा कि नाली बनी कि नहीं बनी, खड़ंजा बना है कि नहीं बना, इसकी योजनाओं में धन आया कि नहीं आया, उन इस चीजों का ध्यान देने वाला आदमी भी कोई ना कोई चाहिए, तो न्याय मंच भी मदद करेगा। वकील साहब अपनी बात जारी रखिए। जी 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 बिल्कुल मदद करेगा। एक्चुअली मैं जी जब गांव से बाहर निकला तो मुझे पता चला कि जो प्रधानी होती है, प्रधानी सुना होगा आपने, जी तो जो हाँ, प्रधान प्रधान होता है जी उसके पास बजट आता है गांव का जी विकास कराने के लिए। जी तो वो कुछ पता ही नहीं चल रहा मुझे। स्कूल है प्राइमरी, उसमें एक लिस्ट लिख दी जाती है, उसमें बोर्ड में लिख दिया जाता है मेंशन की ये विकास, ये विकास, ये विकास, ये नाली बनी, ये खड़ंजा बना, सब वो लिख जाता है। जी जी कहीं कुछ नहीं होता है। इसके जी लिए मैंने ग्राम विकास अधिकारी को आरटीआई डाली मैंने, और जी उनसे मैंने कहा कि भैया ये जो विकास हुआ है ये कब हुआ, जी ये जरा मुझे बता दिया जाए। और अगर हुआ था तो जी इसके ईंटें कहाँ गई खड़ंजे की। जी 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 अब जब वहां से इसे लिख के आप डाल दें तो तहसील में पता लगा, लेखपाल हमसे पूछता है अजय कश्यप जी आप ही हैं? आपको एक जी जी आरटीआई हाँ आपका आया था, आपने उसमें ऐसे पूछा कि ईंटें कहाँ गई हैं। तो हमने कहा हम्म, भैया आप लोगों ने रोड बनवाई, खड़ंजा बनवाया, उसमें ईंट लगवाई हम्म, आपने, आखिर वो हमें तो हाँ, दिखी नहीं, गई कहाँ? गई कहाँ? ये हाँ, ड्यूटी जी ड्यूटी किसकी है? आप बताएंगे नहीं तो कौन मुझे बताएगा? जी 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 अगर नाली बन रही है और नाली में सीमेंट ही नहीं है, केवल बालू रख रही है, तो जी वो जी सीमेंट कहाँ गई मुझे कौन बताएगा? जी तो एक साधारण व्यक्ति तो वो बताता बात उसे पता ही नहीं है, वो बेचारा क्या कहेगा? वो कहेगा सरकारें ऐसे ही कराती हैं। वो तो सीधे जी सरकार वहां जो बैठी है सरकार ही करा रही है। जी अपनी जी बात कोई नहीं रखना चाहता। तो अधिवक्ता का ये दायित्व तो होता है कि वो हर जगह हस्तक्षेप करे। अगर इस तरह के कार्य गलत हो रहे हैं तो उस पर वो उंगली करे,
उसे रोके और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी उन्हें रोके और उन पर कार्रवाई करे और करवाए, लोगों को इस बात के लिए तैयार करे। समय अब हमारा समाप्ति की ओर है। जी बिल्कुल, समय अभी समाप्ति की ओर है। अभी 2-4 मिनट का समय, फिर हम इंटरेक्ट करेंगे। और आप लोग ये अपनी बात रखने के लिए आए, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है निःशुल्क जो है दबे कुचले वंचित बहुजन समाज के लोगों को उनकी मुकदमों की पैरवी, उनकी फौजदारी के मुकदमों की पैरवी, उनको छोटे मोटे कामों में, उनको आरटीआई के मामले में और उनके लिए जो है उनको ज्ञान देने के मामले में ये मुहिम चलाई है इस न्याय मंच के माध्यम से प्रकाश जी के नेतृत्व में। ये बहुत अच्छी बात है। और लोग भी, हमारे दर्शक इस बात को सुन रहे होंगे, और जो सुन रहे होंगे वो इस बात को शेयर भी करें, और जो अधिवक्ता भी लोग इसके साथ जुड़े होंगे वो इस मंच के साथ जुड़ने का भी प्रयास करें। और साथ के साथ जो है ना एक कामों की लिस्ट बना करके जो है लोगों के अवेयरनेस का काम चलाया जाए। ये मैं आपका इस पूरे न्याय मंच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की सोच बहुत बड़ी सोच है। क्योंकि दबा कुचला वंचित समाज जो है जब अपनी आस रखता है कोई ना कोई मेरे लिए खड़ा हुआ, जब किसी के लिए आप खड़ा होगे तो वो भी आपके लिए खड़ा होगा, इससे समाज में एक मजबूती आएगी। मैं अब चलना चाहता हूँ कंक्लूजन की ओर। आदरणीय वकील साहब, 5 मिनट का समय है, और प्रकाश जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस पूरी डिबेट का निष्कर्ष निकालते कंक्लूजन की ओर आप लोग बढ़े, और फिर ये कार्यक्रम यही समाप्त होगा। जी डॉक्टर साहब, एक चीज हम सभी को समझना पड़ेगा। एक होता है किसी की मदद करना, और एक होता है सामने वाले को इतना मजबूत बना देना कि वो अपनी और दूसरों की मदद के लिए तैयार हो जाए। प्रयास के माध्यम से, प्रयास में जो नीतियां हैं वो 2 स्तर पर बनेंगी, तात्कालिक और दीर्घकालिक। तात्कालिक तौर पर हम लोग सामने वाले की मदद करेंगे, दीर्घकालिक तौर पर हम लोग एक ऐसा सिस्टम शुरू करेंगे समाज में जो सामने वाले को वैचारिक तौर पर, कानूनी तौर पर, वैचारिक तौर पर बोलने, लिखने, पढ़ने के नाम पर इतना मजबूत कर देगा कि फिर न्याय जो है, न्याय मंच को या न्याय मंच के लोगों को वहां जाकर के उनके लिए काम नहीं करना पड़ेगा। वो सामने वाला व्यक्ति खुद इतना संपूर्ण हो जाएगा, खुद इतना चैतन्य हो जाएगा, खुद इतना सम्यक दृष्टि का हो जाएगा कि वो अपना काम खुद करेगा, और अपना तो करेगा, अपने आसपास के लोगों का भी करेगा। क्योंकि हम बहुजन इस चीज को थोड़ा नहीं समझ पाते हैं कि मदद करना और मदद के लायक बनाना, आप मदद करते रहेंगे तो अनंत काल तक मदद करते रहिएगा, क्योंकि समाज में न कभी भूख खत्म होगी, ना परेशानी खत्म होगी, ना कुछ और खत्म होगी, है ना। तो किसी को 3 टाइम भोजन देने से ज्यादा अच्छा है उसको कमाने के लिए सिखाना या उसको कमाने के लायक बनाना। किसी के अन्याय के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसको खुद के शोषण की परिभाषा बताना कि देखो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल चीज नहीं है, या ये किस्मत नहीं है, ये अन्याय है, ये शोषण है, और जो कानून में पनिशेबल ऑफेंस है, और तुम अगर ऐसे करोगे तो इसकी लड़ाई तुम लड़ सकते हो, और जहां कहीं जरूरत हो हम लोग का तुम सहयोग ले सकते हो। ये हम लोगों का दीर्घकालिक प्रयास रहेगा। मेरी आपसे भी विनती रहेगी कि पूरे देश के सभी बहुजन चिंतकों से, सभी बहुजन समर्थकों से, जो भी वैचारिक लोग हैं, जो भी सक्रिय लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती रहेगी, जो भी हमारे सामाजिक और वैचारिक लोग हैं, कानूनी प्रोफेशन के लोग हैं, रिसर्चर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो इस मंच से जरूर जुड़े। इस मंच पे खाली वकील नहीं जुड़ेंगे, समाज सेवक भी जुड़ सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण के डॉक्टर, सामाजिक दृष्टिकोण के टीचर भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि ठीक है, वो कोर्ट जाकर मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन न्याय मंच का थ्योरी अगर वो समझ लेते हैं तो समाज में उसका प्रचार तो कर सकते हैं। वो भी समाज सेवा का एक बहुत जरूरी अंग है। तो ये काम सबके सहयोग से होना है, सबके साथ से होना है, और बहुत ही पाक उद्देश्य को लेकर के ये मंच चल रहा है। इस पे आप सभी जितने भी हमारे बड़े लोग हैं। जी थैंक यू। अब 1 मिनट में कंक्लूजन की ओर चलेंगे अजय जी के पास, फिर 1 मिनट के लिए कंक्लूजन के लिए आएंगे अजय जी के पास, विजय कुमार जी के पास। अजय जी, आप अपनी बात 1 मिनट में कहिए, और क्योंकि आप नए अधिवक्ता हैं, आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, क्योंकि आपको लंबे समय तक वकालत करना है, अब हम तो बूढ़े हो चुके हैं। जी बहुत अच्छी बातें हुई आज। इस डिबेट में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की कि कार्य कैसे करना है, क्या क्या करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें जानने को मिली। तो जो आदरणीय ने कहा कि इस मंच से जो जुड़ने का कार्य है, तो हर शख्स को इससे जुड़ना चाहिए। वो किसी भी तरह की मदद कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो न्यायपालिका से ही हो, वो किसी भी प्रोफेशन से हो सकता है, और हमारी वो मदद कर सकता है। क्योंकि आगे आने के लिए एक जज्बा चाहिए होता है, एक हिम्मत चाहिए होती है इस फील्ड में मदद के लिए। मदद वो तभी व्यक्ति कर पाएगा जब उसमें हिम्मत होगी।
तो ये इतने ही के साथ मैं उनका कंक्लूजन करना चाहूंगा अपनी बात का कि मतलब हर व्यक्ति को इससे जुड़ना है और जैसे वो मेरी मदद कर सकता है, हम लोग न्यायपालिका और जो भी रास्ते हैं उन पर सहयोग करेंगे, उस पर चलेंगे, उस पर लोगों की मदद करेंगे। तो जैसे भी बात होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। जी जी अजय जी, विजय कुमार जी जो है अभी जो है अजय जी ने कहा कि भाई हम लोग इसके लिए जुड़ेंगे और मुहिम के साथ चलेंगे। कंक्लूजन के रूप में आपको भी कुछ इसमें देना होगा साथ। हाँ, जैसे कि ब्रह्मदरणीय प्रकाश जी ने कहा है, अजय जी ने कहा है कि हाँ, ये एक मंच, ऐसा मंच हम इसको तैयार करना चाह रहे हैं कि ये एक अधिवक्ता का मंच ना होकर के एक सोशलिस्ट मंच ही हो, जिसमें सभी समाज के सभी हर वक्त का एक ऐसा सोशल व्यक्ति भी जुड़े जो समाज की मदद करना चाह रहा हो। वो एक न्यायपालिका के माध्यम से नहीं, एक सोशल माध्यम से भी कि हाँ, वो दबे कुचले वर्ग के साथ खड़ा है, उसे जिस वर्ग को न्यायपालिका के बारे में जानकारी नहीं है, वो सोशल व्यक्ति, वो जो सामाजिक व्यक्ति है, वो अधिवक्ता कॉन्टेक्ट में रहेगा तो उस समाज के दबे कुचले वर्ग से हम लोगों का परिचय करा सकता है, जिस कारण हम उसकी मदद कर सकेंगे। तो इसीलिए हम यही चाहेंगे कि इस मंच में, इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा समाज के अधिवक्ता हमसे जुड़े। बस यही इसी कंक्लूजन को लेकर मैं अपनी बात को जी जो है 30 हजारी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं। दिल्ली का, ये देश की राजधानी है, वहाँ पर आप रहते हैं और ये देश जो है दिल्ली जो है आप जानते ही हैं कि एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो है सभी जगह के लोग निवास करते हैं। तो ये आप आज सब आप लोग आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आपकी बातें सुन करके। और मैं और आप जो है एक अलग अलग नहीं है, हम और आप सब दोनों एक ही हैं। हम और आप दोनों एक ही हैं। आपके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, हमारे बगैर आपका भी काम नहीं चलने वाला है। और समाज को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। इसलिए इससे समाज का उत्थान होगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज का कुछ भला हो पाएगा। जी। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसको शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजें ताकि ये मुहिम सब चले। और आप सब जो लोग आए, आपको भी जो है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है और ये कार्यक्रम जो अभी यूट्यूब पर भी है, दोनों जगह देखने को मिलेगा। तो ये आज की ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग व्यस्तम समय में से आए हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।